वेलकम बैक टू द जर्नी टू स्टार्स। और आज मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का निचोड़ लेके आया हूँ। GD1, GD2, लेक्चरेट, इंटरव्यू, आंसर राइटिंग, आर्गूमेंट राइटिंग ऑफ CAPF, सबका निचोड़ एक ही है, आर्टिकल रीडिंग। नाउ अब हम आर्टिकल रीडिंग कैसे करते हैं वो मैं आज अपनी अप्रोच बताने जा रहा हूँ। सो जनरली आप लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स अपनी लाइफ में पढ़े हैं, लेकिन हमको एट द एंड याद क्या रहता है वो इम्पॉर्टेंट है, वो मैटर करता है। बट जिस तरीके से हम लोग आर्टिकल्स को रीड करते हैं एक माइंड पे बर्डन लेके, बेसिकली वी आर नॉट इन एनी पोजीशन टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम दैट आर्टिकल। एट द एंड वी आर लेफ्ट विद नथिंग। हमारा एम ये होगा कि हम एक पॉइंट, एटलीस्ट 1 से 2 पॉइंट एक पूरे आर्टिकल में से निकाल सकें जो हम लाइफ लॉन्ग अपने पास रख सकें, एक आइडिया से रिलेट करके उसको अपने पास रख सकें, ताकि जब भी वो आइडिया हमारे पास आए, दिमाग में आए, तो हम उस सेंटेंस, पार्टिकुलर वर्ड और पार्टिकुलर फ्रेज या पार्टिकुलर टर्म को हम यूज़ कर सकें। जब हम बुलेट पॉइंट्स लिख रहे हों तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आए कि हाँ, इससे रिलेटेड मैंने कहीं कुछ पढ़ा था, उसको मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ। क्योंकि इतना ज़्यादा कंस्ट्रेंट, टाइम कंस्ट्रेंट होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बहुत ज़्यादा सोच सकें। और ये आर्टिकल्स इसीलिए होते हैं ताकि हमको एक पहले से एक आइडिया हो कि अगर इस टाइप की सिचुएशन में हम पहुँचते हैं या इस टाइप का डिस्कशन हो रहा है तो इस तरीके के पॉइंट्स हमारे दिमाग में हों। तो शुरू करते हैं। और कोई भी दिमाग पे बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से। इस आर्टिकल और इस एक्सरसाइज का मेन एम यही रहेगा कि इस पूरे आर्टिकल से हम वो कुछ निकाल सकें जिसको हम आगे यूज़ कर सकें। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। सो ये आर्टिकल है आज के इंडियन एक्सप्रेस से, मैंने ये उठाया है। ये जो है इट इज़ टाइटल एज नो लीप फ्रॉगिंग इन साइट। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो। इसको लिखा है ईशान बख्शी ने। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन ये है, द इंडियन इकोनॉमी साइज इज़ अबाउट दैट ऑफ चाइना इन 2007। मतलब 2007 में जो चाइना की इकोनॉमी थी उसके बराबर इंडिया का इकोनॉमिक साइज़ है इस समय। मतलब अभी का इंडिया जो है 2007 के चाइना के लगभग बराबर है, ऐसा ये आर्टिकल कह रहा है। बट विदाउट अ स्पर टू मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया विल बी हार्ड प्रेस टू फॉलो चाइनाज ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। मीन्स चाइना ने इतने सालों में जो ग्रोथ करी है 2007 से 2023 तक, उसको गेन करने के लिए, उसकी ट्रैजेक्टरी पे ग्रोथ करने के लिए इंडिया को सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका मैन्युफैक्चरिंग। अगर इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग को तेज़ करेगा तभी वो ऐसा कर पाएगा। ऐसा कुछ आइडिया हमको मिलेगा इस आर्टिकल की शुरुआत करने से पहले। मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड चाइना एंड कंपेयरिंग देम रिलेटिंग टू द 2007। फाइन, चलो तो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं इसको। इन सम वेज द इंडिया ऑफ टुडे सिमिलर टू द चाइना ऑफ 2007 एज पर मूडीज़। मूडी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिपोर्ट्स प्रेजेंट करती है इकोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, किसकी कितनी रैंकिंग है, कौन कहाँ लाई करता है। मूडीज़ एक इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जो इस टाइप की रिपोर्ट्स जो है जनरली रिलीज़ करती है। अब बेसिकली लर्निंग अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डिलीवरिंग द फैक्ट्स। ठीक, अगर कोई इंसान कहता है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है 3.5 ट्रिलियन के साइज़ में है, ठीक है, एक it's normal, fine. Now if I ask you what is the source of your information, then you will become blank. That's why it is important that we should also have the proper source of the information. Whatever we are talking about, we must have references about them, fine. So the IMF expects it to exceed 3.7 trillion this year. ठीक है, और IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिट इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पायरेंट। तो ये जो है, इन्होंने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है 3.7 ट्रिलियन इस ईयर को क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, मतलब 2023 के एंड होते होते हमारी इकोनॉमी, जो कि मूडीज़ ने कहा था 3.5 ट्रिलियन है इस समय, वो 3.7 ट्रिलियन क्रॉस हो जाएगी। तो अ डिकेड एंड हाफ अगो चाइनीज़ इकोनॉमी वॉज ऑफ कंपेरेबल हेफ्ट। अब यहाँ पे कोई लोड नहीं लेना, जो नहीं समझ में आ रहा उसको छोड़ो, क्योंकि हमें जो नहीं समझ में आ रहा है वो अभी हमें याद भी नहीं होना है। हम सिर्फ वही चीज़ें रखेंगे इस पूरे आर्टिकल में से। इफ़ वी आर एबल टू गेट 1 or 2 थिंग्स दैट विल बी फेयर, दैट विल बी इनफ फॉर दिस इकोनॉमी। ठीक है, अभी शुरुआत होने से पहले ही मुझको ये पता चल चुका है इंडिया की इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन साइज़ है। बस ये बात मुझे ज़िंदगी में कभी भूलनी नहीं है।
ठीक। A decade and a half ago, Chinese economy was comparably hit, was of comparable hit. China then had a per capita income of 2,694, while the IMF expects India's per capita income to rise from 2,379. ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि चाइना की जो पर कैपिटा इनकम थी वो $2,694 थी 2007 में, ठीक है, और इंडिया की 2022 में जो पर कैपिटा इनकम है वो $2,379 है। यानी सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें, अगर हम $2,379 को लगभग कैलकुलेट करें रुपीज़ में, तो ये बनेगा लगभग 1,90,000, और इसको अगर 12 से डिवाइड करें यानी पर मंथ की इनकम हम निकालें तो लगभग 15,000 रुपये ये बनेगा जाके। सो हियर वी कैन से कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है 2022 में वो लगभग 15,000 रुपये है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम एज वी नो इज द होल इकोनॉमी ऑफ होल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब एक आदमी के खाते में इतने रुपए पड़ते हैं पूरे नेशन के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें इससे ज़्यादा भी कमाते हैं लोग, इससे कम भी कमाते हैं, मीन्स दिस इज जस्ट एन एवरेज ऑफ द पॉपुलेशन एंड द टोटल इनकम, फाइन। सो देयर आर अदर एरियाज ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स हमारे दिमाग में रहने चाहिए कि इंडिया की इकोनॉमी का साइज़ जो है 3.5 ट्रिलियन था, जिसको IMF ने एक्सपेक्ट किया था कि ये 3.7 ट्रिलियन क्रॉस करेगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मीन्स 2023 के क्रॉस होते, ठीक है। और इंडिया की पर कैपिटा इनकम इस समय लगभग 15,000 रुपये, ठीक है। नाउ गोइंग अहेड, तो देयर आर अदर एरियाज ऑफ सिमिलरिटी, मोर प्रोफाइंड आर द पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस। इंडिया हैव इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडियाज ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, these have implications for India's growth trajectory. Other reasons भी हैं इसके लिए जिसका फर्क इंडिया की growth trajectory पर पड़ेगा, fine, that is okay. We are not translating this, fine. So if I am leaving some area, that is okay. Don't worry about that. If you are not understanding it, it is okay to be with that. For one, the underlying drivers of growth in the two countries differ. China's meteoric rise has been driven by investments and exports, ठीक है। तो ये जो चाइना की जो rise हुई है, meteoric rise, that is driven by investments and exports, ठीक है। तो कहने का मतलब चाइना की जो ग्रोथ है उसमें इन्वेस्टमेंट्स का और एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा पार्ट है। बिटवीन 2003 एंड 2011 द कंट्रीज इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो averaged 40% in comparison. Even during high growth phase, the investment ratio in India averaged only around 33%. Okay, don't bother about it. Worrying, the gap between the two countries has widened since. In the years from 2012 to 2021, as the Chinese economy pulled away further, its investment ratio climbed even higher, averaging almost 43%. In India, it fell around 29% as the investment momentum tapered off. Fine. While there are some other signs of activity picking up in a few sectors after this almost decade-long slowdown introduced by twin balance sheet problem, how investment fare over the coming year will have a bearing on whether India attains upper middle income status as per the timelines being currently projected. Most of the data has been sourced from the World Bank, ठीक। तो ये इस टाइप का जितना भी डाटा होता है वो मोस्टली जो है वर्ल्ड बैंक के थ्रू हमको डिलीवर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि while there are some other signs of activity picking up in few sectors after this almost decade long slowdown, अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट कैसे आते हैं अपकमिंग ईयर्स में, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर रहेगा कि आने वाले टाइम पे इंडिया एक मिडिल इनकम का स्टेटस पाती है या नहीं पाती है। फिर तो इंडिया के लिए भी यहाँ पे बात की गई है कि इंडिया के लिए हाउ इन्वेस्टमेंट फेयर ओवर द कमिंग ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंस जो है इन्वेस्टमेंट का और दिया गया है, ठीक है। तो अभी तक हमने इतना देखा कि मैन्युफैक्चरिंग की वजह से चाइना ग्रो किया है, इंडिया की इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन साइज़ है, IMF से 3.7 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है लगभग 15,000 रुपये पर मंथ लगभग 2023 में, ठीक है। और इंडिया की आगे की ग्रोथ है ये कैसे डिसाइड होगा कि अब आने वाले सालों में कितनी % इन्वेस्टमेंट होती है, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, किन एरियाज़ में होती है। हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बाद, ठीक है। In 2022-23, India's exports of goods and services surpassed 770 billion, while imports were around 890 billion, ठीक है। यानी 2022 and 3 सेशन में इंडिया का जो इम्पोर्ट है
वो ज़्यादा है और एक्सपोर्ट जो है कम है। ठीक, अभी हम इतना याद रखते हैं, ना कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स, हम बस इतना याद रखते हैं कि इम्पोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा है, मतलब हमने बेचा कम है, ख़रीदा ज़्यादा है। ठीक है, बट टू बी इन गुड कंडीशन व्हाट वर रिक्वायर्ड दैट कि हमने बेचा ज़्यादा होता, ख़रीदा कम होता। ठीक है। In 2007, when the Chinese economy was of comparable size, the country's exports had crossed 1.2 trillion. Means 2007 में चाइना का जो एक्सपोर्ट था वो 1.2 ट्रिलियन था और इंपोर्ट जो था 950 बिलियन था। मीन्स चाइना का जो एक्सपोर्ट था वो ज़्यादा था। मीन्स चाइना वॉज इन गुड कंडीशन कंपेयर टू अस इवन इन 2007। ठीक है। सिग्नलिंग इट्स डीपर इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी, मीन्स ये ग्लोबल इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था। ठीक है। सो हियर वी कैन से another important factor is integration with the global economy. अब integration with the global economy, what does it mean here? It generally means कि आप पूरी दुनिया से किस तरीके से कनेक्ट हैं, ग्लोबल सप्लाई में आपका क्या रोल है, whether you are a net exporter or net importer, whether you are providing value, whether your economy or your products play any role to other countries. So if you have an integration with the global economy, means आपके कम या ज़्यादा होने से किसी पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। लाइक रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर, इट इज़ शोन इन्फ्लेशन एट अ ग्लोबल लेवल। दिस इज़ द रोल of globalization. China's emergence as the epicenter of global supply chains over the decades has been facilitated in part by lowering of tariffs. ठीक है, तो चाइना ने अब तक की जो सप्लाई चेन के तौर पे ये उभरा है, यानी इसका जो एक्सपोर्ट बढ़ा है या इसका जो ट्रेड बढ़ा है, उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस एक और दिया है जो कि है टैरिफ्स, लोअरिंग ऑफ टैरिफ्स। इन्होंने टैरिफ्स को बहुत कम कर दिया है। ठीक, the country's tariff rate fell from 10% in 2003 to 9% in 2007. ठीक है, declining further to 5% in 2020. यानी इन्होंने अपना 10 या 11% का जो टैरिफ रेट था उसको इन्होंने 5% तक ले आए। In comparison, when India's tariff rate fell from 25% in 2003 to 8.88% in 2017, it has risen thereafter. ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल यही बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो टैरिफ रेट था वो भी गिरा है, लेकिन उसके बाद ये बढ़ने लगा है। ठीक है, सो बेसिकली हमें इतना याद रखना है कि टैरिफ रेट भी गिराना इम्पॉर्टेंट है। टैरिफ रेट क्या है? अगर कोई लिए हम जो टैरिफ लगाते हैं, जो टैक्सेशन लगाते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ चार्ज करते हैं, वो होती हैं टैक्स। मतलब अगर कोई 100 रुपये का माल भेज रहा है तो हम उस पर 5 रुपये का टैक्स लेते हैं या 20 रुपये का टैक्स लेते हैं, तो ये 5 या 20 जो है हमारा टैरिफ है। और टैरिफ जितना कम होगा उतना ज़्यादा माल आएगा। मीन्स जितना ईजी होगा, फीजिबल होगा एक कंट्री में एंटर करना, उतना ज़्यादा कंपनीज, उतनी ज़्यादा मार्केट्स को हम इंडिया की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इससे हमारा ट्रेड जो है बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होगा। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? लोअरिंग ऑफ टैरिफ। बिटवीन 2007 एंड 2021 चाइना's एक्सपोर्ट्स एवरेज्ड अबाउट 24% ऑफ GDP। ठीक है, 7 से लेकर 2021 तक चाइना का जो एक्सपोर्ट था वो लगभग 24% रहा था इनकी GDP का। While India's exports have averaged roughly 20% over this period, they were almost stagnant around 19% between 2015 and 20। जबकि इंडिया का एक्सपोर्ट जो था वो लगभग 21% था इसी पीरियड में। They were almost stagnant at around 19% between 15 and 20। 2015 से और 20 के बीच में हम लगभग 19% पे रुके रहे थे, लेकिन एवरेज हमारा 21% रहा। हमने पहले थोड़ा बेटर किया था। Now, though exports, especially of services, have picked up over the past few years, the question now is, can this momentum be sustained? Means आप पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। हम दूसरे कंट्रीज़ को जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स इन टर्म्स ऑफ लेट अस बी फूड और इन टेक्नोलॉजी और इन डिफेंस एक्सपोर्ट। स्पेशली वी आर कनेक्टेड इन फिलीपींस एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सो this is improving. Now the question is, can this momentum be sustained?
Means sustainability is important. And will it continue to be driven by services, or will goods export also pick up? देखो, इंडिया की इकोनॉमी में जो सर्विस सेक्टर का रोल है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. अब सर्विस सेक्टर, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, वी हैड डिवाइडेड इन इकोनॉमिक्स थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. इंडिया का जो टर्शियरी सेक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है. तो राइटर ये कहना चाहता है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो इस बात पे भी काफ़ी डिपेंड करेगा कि हम गुड्स सप्लाई चेन भी मैनेज कर पा रहे हैं, बाहर एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ हम लोग सर्विस सेक्टर पे ही रिलाई कर रहे हैं. बेटर वुड बी इफ़ वी हैड बोथ द ऑप्शंस. ठीक है. दिस विल हैव इम्प्लीकेशंस फॉर जॉब क्रिएशंस एंड ब्रॉडर इकोनॉमी. ठीक है. तो ये जो होगा, इससे हमारा जॉब क्रिएशन पे भी फ़र्क पड़ेगा और ब्रॉडर इकोनॉमी में हो जाएगी. चाइना ऑल्सो हैड एंड कंटिन्यूज टू हैव अ कंसिडरेबल हायर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. ठीक है. अब यहाँ पे ये जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे भी बात कर रहे हैं. 2007 में इट्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन स्टूड एट ऑलमोस्ट 73%. ठीक है. 2007 में इट हैज़ सिंस डिक्लाइंड टू 67%. पहले ये 73% था और आते आते ये 67% हो गया. ठीक है. द पार्टिसिपेशन रेट इज एस्टिमेटेड एट अराउंड 50% इन 2020. इनका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो लगभग था 73%, और इंडिया का जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो लगभग है 50% 2022 में. ठीक है. तो हमारा यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को भी इम्प्रूव करना है. व्हाट इज़ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन? मीन्स हमारे पास जो लेबर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कैसे वो पार्टिसिपेट करते हैं, क्या उनका इन्वॉल्वमेंट है, आर वी यूटिलाइजिंग अवर ह्यूमन रिसोर्स. एज द मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन बोथ countries is roughly the same. The difference is largely due to the female participation. Now चाइना में जो फीमेल लेबर्स का पार्टिसिपेशन था, मतलब चाइना में जो औरतें काम करती थी वो लगभग 66% थी 2007 तक, लेकिन 2022 में ये 61% रह गई. ठीक है. इट इज़ ओके. देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ 5% अराउंड. ठीक है. इन इंडिया इट वाज कंसिडरेबल लोअर at 30% in 2007 and it has since fallen even further to 24%. ठीक है. ये 66% या 61 पे आया. हम पहले ही 30% पे काम कर रहे थे. मीन्स आवर women were participating less than half compared to the China. ठीक है. तो एक पॉइंट हमको ये मिला कि चाइना में जो लेबर फोर्स है उसमें जो लेडीज़ का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है. द वुमेन पार्टिसिपेशन, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज ग्रेटर, मोर देन हाफ, double of what is in India. ठीक है. A higher labor force participation rate and an expansion of the market will necessarily require female participation to increase in India. अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है और मार्केट को एक्सपेंड करना है तो फीमेल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज होना एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाएगा. ठीक है. In terms of sectoral deployment of their labor forces, there are some broad similarities. In 2007, 41% of the labor force in China was engaged in agriculture, 27% in industry, ठीक, and 32% in services. Fine. For India, the comparable numbers in 2021 were 44%, 25%, and 31%. The absolute number differ. Means the population distribution in various sectors of economy is approximately similar compared to the China of 2007. In China, the labor force employed in agriculture fell roughly by 1.5 percentage point per year between 2003 and 2019, prior to the pandemic. In India, it declined by around 1 percentage point. The question now is, if India's labor force in agriculture continues to fall at its pre-pandemic pace over the coming decade, the trend has reversed in recent years. Where will they be employed? पॉइंट ये है कि 1.5% लोग जो हैं हर साल एग्रीकल्चर छोड़ रहे थे 2003 से 2019 के बीच में चाइना में. ठीक. और वो माइग्रेट कहाँ कर रहे थे? डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट सेक्टर्स में, लाइक सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में. और इंडिया की बात करें, अगर इसको डिक्लाइन, इंडिया जो है जनरली डिक्लाइन कर रहा है 1% पॉइंट से. जो ये 1.5% डिक्रीज़ कर रहा था, ये डिक्रीज़ हो रहा है 1% पॉइंट से. ठीक है. लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्योंकि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, अब अगर एग्रीकल्चर से लोग माइग्रेट हो रहे हैं तो ये जाएंगे कहाँ? क्योंकि हमारे पास उतने जॉब सोर्सेज नहीं है, उतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है हमारी
इतनी लेबर की डिप्लॉयमेंट हम कर नहीं पा रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है लोगों के पास, तो ये जाएंगे कहाँ? ठीक है, तो ये कहाँ एम्प्लॉय होते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इन द पास्ट द बल्क ऑफ जॉब्स इन इंडिया हैव बीन क्रिएटेड नॉट इन मैन्युफैक्चरिंग बट इन कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज लाइक ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। तो कुछ सालों में पिछले हमने देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट जैसी सर्विसेज में इंडिया का बल्क ऑफ जॉब्स जो हैं क्रिएट हुए। हाउएवर एज फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग is much more productive than these sectors. It is twice as productive as transport. However, as formal manufacturing is more important than these sectors, it is twice as productive as transport. 2.5 times more productive than trade and 3.5 times more productive than the construction as per estimates presented by the economic survey. The lack of employment generation in this sector has been and still remains India's biggest growth challenge. यहाँ से यहाँ तक बस इन्होंने सिंपल सी बात इतनी कहना चाहिए कि हमने अब तक जो इंडिया का ट्रेंड देखा है उसमें इंडिया का जो जॉब्स क्रिएशन है वो मोस्टली कहाँ हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में ना होके कंस्ट्रक्शन और ट्रेड और ट्रांसपोर्ट जैसी सर्विसेज में हुआ है, कंस्ट्रक्शन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट जैसी सर्विसेज में। लेकिन जो फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग होती है, किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना, बनाना, कंपनी सेटअप करना, उसके बाद एक प्रोडक्ट मार्केट में उतारना, ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव काम है कंपेयरिंग टू दीज सर्विसेज। लाइक मैन्युफैक्चरिंग इज़ मोर 2.5 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव दैन ट्रेड, ठीक है, 3.75 मोर प्रोडक्टिव दैन कंस्ट्रक्शन। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट है दिस लैक्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड दिस इज़ India's biggest growth challenge. So what is the biggest growth challenge? That we are not able to create jobs in manufacturing sector. ठीक है, in the coming years even if low and semi skilled job creation in manufacturing falls short, it is possible that the Indian economy will manage to chug along, but only so. It will be hard to match the kind of explosive growth that China has witnessed between 2007 and 2021. The Chinese economy grew at 8% on average year, while the Indian economy grew at 6%. Unless investment activity picks up, unless export especially of goods pick up, and unless the female labor force participation and low and semi-skilled employment in formal manufacturing pick up, as before, the path to getting richer quickly remains the same. So in this concluding para, writer इतना कहना चाह रहा है कि अगर आने वाले सालों में हमने अगर सेमी स्किल्ड जॉब क्रिएशन नहीं किया और मैन्युफैक्चरिंग अगर कम रखी, तो फिर इंडिया की इकोनॉमी उस रेट पे नहीं बढ़ पाएगी जैसी चाइना ने विटनेस की है। ठीक है, तो यानी चाइना जैसी इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए, उसकी ट्रैजेक्टरी को गेन करने के लिए हमको, चाइना देखो 8% ऑन एवरेज पर ईयर ग्रो किया है इन 2007-2021 में, और इंडियन इकोनॉमी का रेट है लगभग 6% रहा है, तो 2% तो उसकी एवरेज ग्रोथ हमसे अभी ज़्यादा है। तो अनलेस इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पिक्स अप, अनलेस एक्सपोर्ट्स एंड स्पेशली ऑफ गुड्स पिकअप, एंड अनलेस द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड लो एंड सेमी स्किल एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग पिकअप, तब तक हम चाइना की ट्रैजेक्टरी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सो सिंपल से कहने का मतलब है, हमारा फोकस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और एक्सपोर्ट्स पे हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। तो एट दी एंड जो हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि इस पूरे आर्टिकल से जो कुछ चीज़ें हमने गेन की हैं, जिनको हम आगे यूज़ कर सकते हैं, जो हमें याद रखनी चाहिए, वो ये है कि एक मैन्युफैक्चरिंग का रोल है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना की ग्रोथ में। ठीक है, और देयर आर वेरियस एजेंसीज जिनके नाम हम लोगों ने याद किए, जैसे कि IMF है या मूडीज़ है, और इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो इस समय है अराउंड 15,000 पर मंथ। चाइना की जो राइज है उसमें इन्वेस्टमेंट एंड अदर ग्रोथ का क्या इन्वॉल्वमेंट है, और एक्सपोर्ट जो है उनका 1/4 रहा है GDP का। तो हमारे हिसाब से हमको भी अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी हम गेन कर सकते हैं। विमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना पड़ेगा, दैट्स वाई वी आर कंसर्न अबाउट द वीमेन एम्पावरमेंट इन आवर कंट्री। मैन्युफैक्चरिंग इज़ मोर प्रोडक्टिव दैन ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और अदर फॉर्म्स ऑफ सर्विसेज। तो हमको मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव करनी पड़ेगी, दैट्स वाई वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। सेमी स्किल्ड जॉब्स को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, इकोनॉमी की ग्रोथ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सिर्फ 6% पर रिलाई करके हम अमृतकाल तक वो नहीं बन सकते जो हम बनना चाहते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल। सो
इतनी चीज़ें जब आपको एक आर्टिकल से लिंक करके आप चलेंगे, इतना दिमाग में रहेगा, तो वेन एवर यू विल कम इन दैट सिचुएशन, पॉइंट्स अपने आप आएंगे। और ये जितना भी मैंने अभी आपको बताया है, जितना भी हाईलाइटेड पार्ट है, इसको एक बार दोबारा से देखो, सुनो, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको एक बार नोट करो, और इनके थ्रू एक बार जाओ, फिर आंखें बंद करके एक बार रिकॉल करो कि मैंने क्या पढ़ा था। अब जनरली जब भी आप कोई ना कोई आंसर राइटिंग करेंगे या कभी भी ग्रुप डिस्कशन में बैठेंगे, तो दिमाग नल एंड वॉइड नहीं रहेगा। उस टाइम पे आपके दिमाग में पॉइंट्स आते ही रहेंगे। और एट द एंड यही है कि मेहनत आपको ही करनी है, डजेंट मैटर। कोई भी कोचिंग एकेडमी ज्वाइन कर लो, कितना भी गाइडेंस ले लो, जब तक खुद अपने आप पे मेहनत नहीं करोगे, सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। कंपटीशन इज़ क्वाइट हाई। सो जो लोग सिलेक्शन ले रहे हैं वो लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर हमको सिलेक्शन चाहिए है तो हमको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट द वे दैट सक्सेस विल कम टू यू, योर सेल्फ हैव टू go to that. Okay, so with the positive words, wish you a good day and signing out. Jai Hind.